हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे रहोगे और मैं भी अच्छा हूँ। और आज हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का थर्ड क्लास है और इस क्लास में हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में अगर आपको याद होगा तो हम कुछ किए थे, कुछ कॉस्ट ऑफ डेट आई थिंक हमने स्टार्ट किया था और कॉस्ट ऑफ डेट में भी हमने बहुत सारा केसेस कवर किया था। तो आज के क्लास में हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, और उससे भी पहले मैं अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर दूं स्टार्ट, क्योंकि इसमें कभी कभी गड़बड़ हो जाता है जी। चलो भैया स्टार्ट कर लो पहले। कहाँ गया स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ओके, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, स्टार्ट। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर स्टार्ट किया था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर, हमने कैपिटल का मतलब देखा था। कैपिटल मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब होता है फिनेंशियल मैनेजमेंट में ओनली एंड ओनली लॉन्ग टर्म फंड्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है भैया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, कंपनी जब उनके इन्वेस्टर्स लोग के एक्सपेक्टेशन को पूरा करती है, ओके, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। समझ में आया। मतलब जो इन्वेस्टर्स कंपनी में पैसा लगाते हैं वो हर साल कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, किससे, कंपनी से, और बदले में कंपनी क्या करती है, उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा करती है, वो भी रेगुलर हर साल, ठीक है। मतलब हर साल क्या करती है, जो इन्वेस्टर्स लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कंपनी से जो पैसा लगाए हैं। वो हो सकते हैं डिवेंचर्स हो, इक्विटी शेयर्स हो, और तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर्स वाले हो, ठीक है। तो कंपनी जो एक्सपेक्टेशन देगी, जो रिटर्न देगी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट देगी उनको, इन्वेस्टर्स लोग को, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी के लिए। और इन्वेस्टर्स लोग के लिए क्या होता है भैया, इन्वेस्टर्स लोग के लिए होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, उसको क्या बोला जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है भैया। अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं, इसको स्टार्ट कर देता हूं। स्टार्ट नोट्स एक बार मैं ये चार्ट देखो आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं रिवाइज करा रहा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको पता चल गया होगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, क्योंकि हम लोग अभी क्लास 3 में हैं, ठीक है। तो 2 क्लास ऑलरेडी हमारा हो चुका है। तो 2 क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार वो रिवाइज कर देता हूं, देन आफ्टर दैट वी विल मूव फर्दर, राइट। अच्छा, इससे पहले हमने कॉस्ट ऑफ डेट पढ़ना स्टार्ट किया था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होता है उसमें कॉस्ट ऑफ डेट भी आता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और ये सब आते हैं, ठीक है। और सभी को मिला के क्या बोला जाता है, कॉस्ट ऑफ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला जाता है, जिसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोला जाता है। अगर आपको कुछ भी याद नहीं होगा तो ये डायग्राम एक बार देख लो। अच्छा, देखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी का पूरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला जाता है, जिसको हम लोग केओ द्वारा इंडिकेट करते हैं, राइट। फिर होता है केडी, फिर होता है केपी, फिर होता है केआर, फिर होता है केई। ये फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो हम अपना पहला कंसेप्ट में थे जिसका नाम था कॉस्ट ऑफ डेट। क्या नाम था, कॉस्ट ऑफ डेट, ओके। कॉस्ट ऑफ डेट में हम क्या पढ़े थे बच्चों, कॉस्ट ऑफ डेट में हमने पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ डेट में हम बेसिकली दो केस पढ़ने वाले थे। पहला क्या था, इररेडीमेबल डेट। क्या था, इररेडीमेबल डेट। दूसरा क्या था, रेडीमेबल डेट। क्या था, रेडीमेबल डेट, ओके। इररेडीमेबल का दूसरा नाम क्या है बच्चों, परपेचुअल डेट। क्या नाम है, परपेचुअल डेट। परपेचुअल डेट मतलब जिसका रिडम्पशन या तो बोलो
होगा ही नहीं, या फिर कब होगा, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, समझ में आया, या फिर होगा ही नहीं, जिसका रिडम्पशन भैया होगा ही नहीं, या फिर कब होगा, जब कंपनी लिक्विडेट होगी तब होगा, ठीक है। तो उसको बोला जाता है इरेडीमेबल डेट, ठीक है। और इसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मेथड से। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला मेथड से निकालते हैं। फॉर्मूला मेथड में कैसे निकलता है भैया, केडी। अच्छा, कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब क्या होता है सर, आप तो बता दिए, पढ़ा रहे हो, कॉस्ट ऑफ डेट उसका मतलब तो बताइए। देखो, जब डिवेंचर डेट मतलब चाहे लोन हो सकता है, डिवेंचर्स हो सकता है, तुम्हारा टर्म लोन्स हो सकता है, ठीक है, या फिर बॉन्ड्स हो सकता है। कंपनी किस किस माध्यम से पैसा उठा सकती है, डेट के जरिए, या फिर डिवेंचर इशू करके, या फिर लोन लेके, या फिर बॉन्ड्स इशू करके, ठीक है। बदले में वो लोग कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लेते हैं, किससे, कंपनी से, ओके। तो कंपनी उनको कितना पैसा देगी, ठीक है, उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है। जो इंटरेस्ट अमाउंट देती है हमको, जो दिखता है 10%, 15%, भैया वो नहीं होता, असली कैलकुलेशन कुछ और होता है। वही तो हम इस चैप्टर में सीखते हैं, समझ में आ गया, ओके सर। तो यहां पर देखो, इरेडीमेबल डेट हमने पढ़ लिया था, अगर आपको याद होगा, इरेडीमेबल डेट का फॉर्मूला क्या था, I इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू इंटू 100, ठीक है। देखो, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय सेल वैल्यू इंटू 100, ये पढ़ चुके थे, ठीक है सर। फिर रेडीमेबल डेट में हमने दो केस मैंने आपको बताया था, जिसमें से पहला केस हम पढ़ रहे थे, पहला केस जो होता है रिडम्पशन इन लमसम। देखो, रिडम्पशन भैया दो तरीके से हो सकता है, या फिर आप इकट्ठा पैसा चुका दो इन्वेस्टर लोग को, या फिर क्या करो, उनका पैसा आप इंस्टॉलमेंट में क्या करो, उनको चुकाओ। तो हम लोग पहला केस पढ़ रहे थे, वो कौन सा केस था भैया, रिडम्पशन इन लंप सम। रिडम्पशन इन लंप सम, इसमें क्या होता है कि पैसा उठाई कंपनी डिवेंचर्स वालों से, बॉन्ड्स लेके, ओके, बॉन्ड्स इशू करके, या फिर तुम्हारा टर्म लोन लेके पैसा उठा ली है, और कंपनी क्या कर रही है, उनको रिडीम जब कर रही है पैसा, वो कर रही है इकट्ठा पैसा। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं किसी से 1 करोड़ रुपया उठाया था, मैं मान लो कंपनी हूं, मैं किसी से 1 करोड़ रुपया उठाया था, तो बदले में मैं उसको क्या करूंगा, जब रिडीम करूंगा तो मैं इसको इकट्ठा 1 लाख रुपया दूंगा। दैट इज कॉल्ड, क्या होता है तुम्हारा, रिडम्पशन इन लंप सम। जब मैं रिडम्पशन एक ही साथ करता हूं, उसको बोला जाता है रिडम्पशन इन लंप सम, ठीक है सर। अच्छा, इसका मैंने बताया था भैया, जब रिडम्पशन इन लंप सम होगा तो बहुत इजी होगा। क्यों, क्योंकि इसमें फॉर्मूला यूज होता है। हाँ, इसमें फॉर्मूला यूज होता है, और इसमें और एक चीज होता है, क्या, ट्रायल एंड एरर मेथड। ओ हो, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहां पर जब भी रिडम्पशन होगा लंप सम में, तो भैया आप उसका कैलकुलेशन 2 तरीके से कर सकते हो। कितने तरीकों से, 2 तरीकों से। हाँ, 2 तरीकों से उसका आप कैलकुलेशन कर सकते हो। पहला है फॉर्मूला मेथड, क्या है, फॉर्मूला मेथड, और दूसरा है IRR मेथड। क्या है, फॉर्मूला मेथड एंड IRR मेथड। फॉर्मूला मेथड में आपको बताया था, सबसे पहला क्या करोगे, लॉजिक वही है, इंटरेस्ट बाय कैपिटल इनटू 100। ये क्या होता है, देखो इसका लॉजिक वही है, क्या, आप कितना पैसा दे रहे हो, वो इंटरेस्ट रहेगा तुम्हारा न्यूमरेटर में, कैपिटल डिनोमिनेटर में रहेगा, फिर इंटू 100 करना है। अच्छा, न्यूमरेटर में हमारा क्या रहता है, हमेशा इंटरेस्ट रहता है। अब देखो यहां पर इंटरेस्ट में भैया टैक्स के वजह से हमको बचत मिलेगा कि नहीं, जी सर बिल्कुल। टैक्स के वजह से हमारा क्या होगा, टैक्स के वजह से बोल रहा हूं, सॉरी, हमारे इंटरेस्ट के वजह से हमारा क्या, टैक्स कम हो जाएगा, जी सर बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, I इंटू 1 माइनस टी करते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद ये कौन सा इंटरेस्ट है, याद है आपको, हिडन इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट है, हिडन इंटरेस्ट। तो RV माइनस SB बाय N, ये हमारा हिडन इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, ये क्या था, एवरेज कैपिटल, क्या था, एवरेज कैपिटल, ठीक है, इंटू 100। तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। फिर हमने IRR मेथड में भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर, आगे बढ़िए। चलो, आज का क्लास तो हमारा, अगर मैं बोलूं तो सिर्फ और सिर्फ एक केस बचा है, जो केस का नाम क्या है, रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स। कौन सा केस बचा है, रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। चलो तो भैया स्टार्ट करो। तो सर सर मेरे को बताइए, आज क्या रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स अभी स्टार्ट कर दोगे क्या, नहीं, एक स्पेशल केस में आपको पढ़ाने वाला हूं, है, हाँ, एक स्पेशल केस पढ़ाने वाला हूं। और स्पेशल केस क्या है, आप मेरे साथ साथ लिखोगे, ठीक है। चलो लिखो स्पेशल केस, जी लिखो स्पेशल केस, नाम दे दो, इसका क्या नाम दोगे, कुछ भी दे दो,
ज़्यादा तो नहीं हो गया, ठीक है। एक सेकंड बच्चे, थोड़ा राइटिंग। स्पेशल केस, ठीक है। हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं भैया? स्पेशल केस अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर, स्पेशल केस, ओके। तो स्पेशल केस जो पढ़ रहे हैं, स्पेशल केस का नाम लिख दो, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। क्या हो गया? लिखो, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, हाँ, कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, ठीक है सर। ये क्या है वगैरह वगैरह सब बताएंगे आप मेरे साथ साथ, बस क्या करो, लिखते रहो। जी सर, लिखते हैं। चलो भैया लिखो, एक सेकंड बच्चे, लिखो, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। इट विल बी कैलकुलेटेड in the normal manner ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से बच्चे। It will be calculated in the normal manner, but remember that the redemption value, the RV, that is redemption value will be equal to redemption value will be equal to market value of equity share or preference shares, or equity shares or preference shares or new debentures सर ये क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, बस लिखते रहो आप, ठीक है सर, ठीक है। डिवेंचर्स विच आर issued in conversion of debentures, ठीक है। ओके सर, क्या है देखो, मैं बताना चाहता हूं। हम कौन सा केस पढ़ रहे हैं सबसे पहले वो बताओ। हम केस पढ़ रहे हैं जब रिडम्पशन क्या होगा, इकट्ठा होगा। क्या होगा? जब रिडम्पशन इन लंप सम होगा। तो उसी में एक स्पेशल केस है क्या, कि कभी कभी क्या होता है ना बच्चों, हम रिडम्पशन नहीं करते हैं, नहीं करते, हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ देखो, आपको अगर पता हुआ डिवेंचर्स का एक स्पेशल टाइप ऑफ डिवेंचर होता है जिसका नाम होता है कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। क्या नाम होता है? कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। तो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स मतलब क्या? जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, कंपनी जिसको कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है। तो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स मतलब द डिवेंचर्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, समझ में आ रहा है? तो जो डिवेंचर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं? कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो, फॉर एग्जांपल आपने एक डिवेंचर इशू किया था, ठीक है। तो मैं यहां पर, आप स्क्रीन पे देखो, ठीक है सर। तो मैं क्या बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये है तुम्हारा डिवेंचर्स, ठीक है, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। ये क्या है भैया? कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, ठीक है। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स जो है ये आप इसको किस किस में कन्वर्ट कर सकते हो? इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो इक्विटी शेयर्स में,
प्रेफरेंस शेयर्स में, या फिर क्या बच्चों, या फिर न्यू डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स मतलब ऐसा डिवेंचर्स जिसको आप या फिर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आप प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर नए डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो डिवेंचर्स को आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर नए डिवेंचर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको कन्वर्टिबल डिवेंचर्स बोला जाता है। तो उसका हम कॉस्ट ऑफ डेट, उसका हम केडी कैसे निकालेंगे, हमको वो सीखना है। तो कैसा करना है, अब अगर देखो, अगर आप किसी कन्वर्टिबल डिवेंचर्स को खुद सोचो, आप हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होता है रिडम्पशन इन लंप सम में, कि रिडम्पशन वैल्यू चेक करना है। क्या चेक करना? रिडम्पशन वैल्यू चेक करना। क्यों? क्योंकि हमारा फॉर्मूला मेथड अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला मेथड में हमारा फॉर्मूला मेथड क्या है भैया, केडी कैसे निकलता है, केडी निकलता है आई इंटू 1 माइनस टी। ठीक है, प्लस कर देते हैं इसमें हम लोग एक चीज क्या, रिडम्पशन वैल्यू माइनस सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय एन कर देते हैं। बिल्कुल जी सर। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग करते हैं इसको होल डिवाइडेड बाय रिडम्पशन वैल्यू प्लस सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। हाँ, याद आ रहा है जी सर, बिल्कुल याद आ रहा है। तो क्वेश्चन देखो, मेरा मन में सवाल ये उठ रहा है, ठीक है, जब आप एक डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर रहे हो इक्विटी शेयर्स में, तो इक्विटी शेयर्स का तो भाई रिडम्पशन तो होता नहीं है, कैसे करेंगे? समझ में आ रहा है? ओहो हो, तो यहां पर मेरा मेन क्वेश्चन आता है, जब मैं कन्वर्टिबल डिवेंचर्स को क्या करूंगा, जब मैं कन्वर्टिबल डिवेंचर्स को क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, या फिर इक्विटी शेयर्स में या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में, तो मैं क्या उसका रिडम्पशन वैल्यू क्या लूंगा, मेरा वो मेन क्वेश्चन उठ जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे, जो रिडम्पशन वैल्यू लेंगे हम क्या करेंगे, ये इक्विटी शेयर्स का, ये प्रेफरेंस शेयर्स का, या फिर ये न्यू डिवेंचर्स का जो मार्केट वैल्यू होगा, वही उनका रिडम्पशन वैल्यू होगा है। हाँ, इनका जो मार्केट वैल्यू होगा रिडम्पशन के टाइम इनका जो मार्केट वैल्यू होगा, ओके, दैट विल बी द, ठीक है, यहां पर देखो इनका जो क्या होगा, इनका जो मार्केट वैल्यू होगा, क्या होगा, इनका जो मार्केट वैल्यू होगा, ये मार्केट वैल्यू होगा, मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू रिडम्पशन वैल्यू, ठीक है, ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, तो इनका जो इक्विटी शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का, या फिर न्यू डिवेंचर्स का जो मार्केट वैल्यू होगा, वही हमारे डिवेंचर्स का रिडम्पशन वैल्यू होगा। हैं आगे लिखो। जैसे सर क्या बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल सोचो, जैसे फॉर एग्जांपल एक था डिवेंचर्स। ठीक है, डिवेंचर्स क्या था ना बच्चों, डिवेंचर्स मान लो 100 रुपए वाला डिवेंचर्स को मैंने इशू किया था 90 रुपए में। ठीक है, दिस इज माई फेस वैल्यू एंड दिस इज माई इशू प्राइस। ठीक है, इसमें से मैं क्या किया, मेरा कुछ खर्च हो गया, इशू एक्सपेंस माइनस करते हैं, आपको पता होगा इशू एक्सपेंस। ठीक है, तो एक डिवेंचर को इशू करने में मेरा कितना रुपया खर्च हो गया, मान लो दिस इज ऑल ऑफ 1 डिवेंचर्स का, एक डिवेंचर का। ठीक है, ठीक है, मैं ये एक डिवेंचर का बता रहा हूं, मतलब मेरे पास एक डिवेंचर था, कंपनी एक डिवेंचर रखी थी जिसको वो इशू की थी, 100 का डिवेंचर को 90 रुपए में इशू कर दी थी, जिसका इशू एक्सपेंसेस 5 रुपया खर्च हो गया। तो एक डिवेंचर का प्राइस कितना हो गया, 85 हो गया क्या? जी सर 85। ये जो 85 है ये मेरा है सेल वैल्यू, अगर आपको पता होगा तो। जी सर, लेकिन मैं रिडम्पशन वैल्यू क्या लूं? अब मान लो ये एक डिवेंचर को कंपनी क्या कर दी, यही डिवेंचर को कंपनी क्या की, इसको कन्वर्ट कर दी। किस में कन्वर्ट कर दी? कन्वर्ट कर दी। एक डिवेंचर था, एक डिवेंचर को कन्वर्ट कर दी इक्विटी शेयर्स में, है इक्विटी शेयर्स में। ठीक है सर, ठीक है, कंपनी क्या की, उस डिवेंचर्स को कन्वर्ट कर दी है इक्विटी शेयर्स में। ओके सर, ठीक है, तो क्या बात हो गया सर, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दी तो? मैं बोला कुछ बात नहीं हुआ,
बात ये हुआ कि जब मैं इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया तो भैया उस टाइम मैं उसका तो मेरे को केडी निकालना ही पड़ेगा ना, तो केडी जब निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा। तो मान लो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया, और क्या कन्वर्ट किया, बोला क्या भैया एक डिवेंचर्स को हम लोग 10 इक्विटी शेयर्स देंगे हैं, 10 इक्विटी शेयर्स देंगे और 18 रुपया के रेट्स देंगे हैं, 18 रुपया के जी। तो ये कितना हो जाएगा 180 रुपया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं आ रहा है। देखो हम केस पढ़ रहे हैं कन्वर्टिबल डिवेंचर्स का कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द केडी ऑफ कन्वर्टिबल डिवेंचर्स और कन्वर्टिबल, ठीक है, डेट या फिर कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। ठीक है, पहली बात कंपनी क्या कर रही, कंपनी के पास एक डिवेंचर्स था, ठीक है, मैं एक का लेके बता रहा हूं। तो एक डिवेंचर्स जो 100 रुपए का था, कंपनी इशू की थी 90 रुपए में, ठीक है, यहां पर 90 रुपए में इशू की थी, और इशू एक्सपेंसेस कितना था 5 रुपया, मतलब एक डिवेंचर को इशू करने में मेरा खर्चा कितना लग रहा था 5 रुपया लग जा रहा था। तो मेरे को कंपनी को मिल कितना रहा था, कंपनी को 85 रुपीज मिल रहा था। ओके, तो यहां पर देखो 85 मिल रहा है, ठीक है सर। कंपनी क्या की भैया, उसको कन्वर्ट कर दी, क्या कर दी, कन्वर्ट कर दी किसमें, इक्विटी शेयर्स में, मतलब जो डिवेंचर वाले थे अब वो शेयर होल्डर बन गए। वाह, जो बाहर के लोग थे अब वो अपने हो गए, बाहर वाले अपने हो गए। जी हाँ, यहां पर जो डिवेंचर्स थे अब वो इक्विटी शेयर्स में बदल जा रहे हैं। अच्छा, तो जो डिवेंचर वाले हैं हम उनको बदले में कितना दे रहे हैं, 10 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, वो भी 18 रुपया का एक, मतलब एक शेयर इक्विटी शेयर जिसका रेट कितना है 18 रुपया, एक इक्विटी शेयर जिसका रेट कितना है 18 रुपया, हम उसको 10 तो इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। एक डिवेंचर वालों को 10 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, और वो भी 10 इक्विटी शेयर्स का रेट, एक इक्विटी शेयर्स का कितना है 18, तो 10 इक्विटी शेयर्स का रेट कितना हुआ 180। फॉर जस्ट इमेजिन, आप जस्ट इमेजिन करो कि मैं एक डिवेंचर वालों से कितना रुपए उठाया हूं, मेरे पास हाथ में कितना पैसा आया है 85, और मैं उनको रिटर्न कितना कर रहा हूं, ओ माय गॉड 180 रुपया, हाँ 180 रुपया रिटर्न कर रहा हूं। अच्छा, तो आप देखो ये समझ में आ गया, मतलब एक डिवेंचर्स को हम लोग कन्वर्ट कर दे इक्विटी शेयर्स में, और कितना ठो इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, 10 इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं, और एक इक्विटी शेयर्स का रेट है 18 रुपया, तो टोटल कितना रुपया लौटा रहे हैं 180 रुपया लौटा रहे हैं, 180 रुपया लौट रहे हैं। ठीक है सर, तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, तो जो ये है इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, रिडम्पशन के टाइम में इसका मार्केट वैल्यू इतना था। ठीक है, जब हम रिडीम कर रहे थे तो भैया एक इक्विटी शेयर्स का रेट कितना था 18 रुपए। हम लोग क्या बोल रहे थे, भैया एक काम करो, रिडम्पशन के बदले हम क्या करेंगे ना, आपको इक्विटी शेयर्स दे देंगे तो रिडीम हो जाएगा, सोच लो। अच्छा, ठीक है। और ये क्या है भैया, ये है हमारा रिडम्पशन वैल्यू। ओहो जी, समझे, मतलब समझो क्या हो रहा है, मतलब कंपनी पैसा वापस तो कर नहीं रही है, बस उसको कन्वर्ट कर दे रही है और बोल रही है तुम्हारा हो गया भैया, तुम्हारा हो गया। अच्छा हाँ, तो ये क्या है, ये है भैया हमारा क्या है, रिडम्पशन वैल्यू, आरवी इसको बोलते हैं। ठीक है, आरवी, दिस इज द रिडम्पशन वैल्यू। ठीक है, तो ये रिडम्पशन वैल्यू है ऑफ कन्वर्टेड डिवेंचर्स, जो डिवेंचर्स कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, ठीक है, रिडम्पशन वैल्यू ऑफ द डिवेंचर्स। समझ में आ गया जी सर, कुछ डाउट है क्या इसमें? नहीं। तो देखो ये लग केस क्या है, जब हम डिवेंचर्स को कन्वर्ट करेंगे इक्विटी शेयर्स में, प्रेफरेंस शेयर्स में या फिर नए डिवेंचर्स में, ठीक है, तो हम जब उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम बोलते हैं भैया उसका रिडम्पशन हो गया। तो उस समय रिडम्पशन वैल्यू क्या लेना है, इसमें मेन सवाल वही होता है। रिडम्पशन वैल्यू क्या लेंगे, जब उनका क्या हुआ, कन्वर्जन होगा, कन्वर्जन के टाइम उनका जो मार्केट वैल्यू होगा वो मार्केट वैल्यू को हम रिडम्पशन वैल्यू लेंगे, बस इसमें यही चीज था। ठीक है सर, तो यहाँ पर 180 को हम लोग रिडम्पशन वैल्यू लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक बार पढ़ लो अगर आपको समझ नहीं आ रहा। देखो, इट विल बी कैलकुलेटेड इन द नॉर्मल मैनर, पूरा नॉर्मल मैनर में कैलकुलेट होगा जैसा केडी पहले निकालते थे। बट आरवी
विल बी इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो जो आरवी होगा बस वो चेंज हो जाएगा। आरवी क्या होगा, अब तुम्हारा क्वेश्चन में आरवी दिया नहीं रहेगा, बस बोलेगा भैया कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट हुआ तो आप क्या करोगे, जो जिसमें वो कन्वर्ट हुआ है, या फिर इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिवेंचर्स, जिसमें भी वो कन्वर्ट हुआ है उसका मार्केट वैल्यू देख लो, और वो मार्केट वैल्यू क्या होगा भैया, रिडम्पशन वैल्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस वही है इसमें। ठीक है सर, आगे बताइए। चलो आगे नहीं बताएंगे, आगे एक पॉइंट लिखा देंगे, उसके बाद इस पे एक सवाल करेंगे। जी सर, सवाल करेंगे। तो लिखो मेरे बच्चों, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, ठीक है, विल बी टेकन at the time of redemption, will be taken at the time of redemption। समझ में आया क्या जी? तो मार्केट वैल्यू जो होगा इक्विटी शेयर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का या फिर डिवेंचर्स का, जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे हो, उसका जो मार्केट वैल्यू होगा वो तुम्हारा रिडेम्पशन वैल्यू हो जाएगा। यस, चलो एक क्वेश्चन लिखो, उसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। हाँ सर लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखो जल्दी, क्वेश्चन लिखो मेरे साथ, थोड़ा स्पीड लिखना, मैं भी ट्राई करता हूं। अ कंपनी इशूड, भैया ये हो रहा है कि नहीं स्क्रीन रिकॉर्डिंग, पता चला फिर उस दिन जैसे मैं भूल गया हूं। हाँ 23 मिनट हुआ है, चलो। अ कंपनी इशूड 10,000 15% 15% कन्वर्टिबल, क्या, कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। ठीक है भैया, ऑफ 100 इच, समझ में आ गया क्या? जी सर, समझे? विद द मैच्योरिटी वैल्यू, विथ अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ, विथ द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, मतलब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी क्या की है भैया, 10,000 कन्वर्टिबल डिवेंचर मार्केट में इशू की, डिवेंचर इशू कर दी। कन्वर्टिबल डिवेंचर्स था जिसको आप फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हो। कितना टो था, 10,000, कितना, 10,000 कन्वर्टिबल डिवेंचर मार्केट में इशू किए। एक डिवेंचर का रेट क्या है बच्चों, 100 रुपया। ओके, और आप उसका रिडम्पशन कब करोगे, 5 साल बाद। ओके, चलो चलो ठीक है, आगे लिखो, आगे लिखो। एट मैच्योरिटी, at maturity the debenture holders will have the option the debentures holders will have the option, ठीक है, will have the option to convert the debentures into equity shares of the company, ठीक है। आगे बताइए सर, वो भी इन द रेशियो ऑफ 10:1। ये क्या है सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है बच्चे 10 shares of 10 equity shares for every 1 debentures हैं, लिखो। It means 10 equity shares for every 1 debenture। जी, मतलब जो एक डिवेंचर रखा है ना, आप उसको 10 इक्विटी शेयर्स दे दो। ओहो हो, क्या बात है। आगे चलो, आगे। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर इज, इसको यहां का एक कर दिया था मैं, ठीक है, लिखो। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर
द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज 12. द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इज 12 each. The current market price of the equity share is 12 each, and historically the growth rate of shares are 5% पर एनम. ठीक है. टैक्स रेट है आपका, टैक्स रेट इक्वल्स टू 35%. ठीक है. लिखो मेरे साथ साथ क्वेश्चन भैया, लिख लियो. इतना ऊपर कर रहा हूं, आप लोग उसको पॉज मार देना. ठीक है सर. कंप्यूट केडी निकालो. ठीक है सर. तो केडी निकालना है आपको. लिखो, तब तक आप लिखो. देखो क्वेश्चन देखो क्या बोलता है. क्वेश्चन बोल रहा है भैया, देखो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. एक कंपनी है जो 10,000 कन्वर्टिबल डिवेंचर इशू की. ठीक है, 10,000. वो भी कितना परसेंट वाला है? 15% वाला. मतलब कंपनी इस पे इंटरेस्ट अगर देगी तो कितना देगी? 15% देगी. समझ में आ रहा है? 100 पे 15 मतलब 15 रुपए इंटरेस्ट देगी हर एक डिवेंचर के अगेंस्ट में. ठीक है. विद द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 years. उसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है? 5 साल. मतलब समझे मैच्योरिटी पीरियड, मतलब इसको आप रिडीम करोगे 5 साल बाद. यानी मतलब कौन सा केस है? रिडम्पशन वाला केस है, रिडीमेबल डिवेंचर्स. वो भी ठीक है, रिडम्पशन वाला केस है, इतना तो पता चल रहा है. ठीक है. लेकिन एट द मैच्योरिटी, मतलब जब इसका जो पीरियड है जब खत्म हो जाएगा, जब मैच्योरिटी पीरियड आएगा, तो डिवेंचर होल्डर के पास ऑप्शन है कि वो उनको कन्वर्ट कर सके. ऑब्वियसली कंपनी थोड़ी अपने हिसाब से कन्वर्ट कर देगी. भैया जो कंपनी को लोन दिया है उसके पास ये हक होना चाहिए ना, वो बनना चाहता है या नहीं चाहता है. ठीक है. तो डिवेंचर होल्डर के पास ये एक ऑप्शन है कि वो अपने डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. उनके पास ये एक ऑप्शन है. अगर वो कन्वर्ट करेंगे तो उनको हर एक डिवेंचर के प्रति 10 इक्विटी शेयर्स मिलेगा. अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? हाँ सर समझ में आ रहा है. समझो मैं क्या बोल रहा हूं. आपको विजुअलाइज होना चाहिए. 10,000 डिवेंचर इश्यू की कंपनी, 15% वाला. उसका रिडम्पशन, उसका जो लाइफ है कितना है? 5 साल. मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल. ओके. उसके बाद डिवेंचर होल्डर के पास ये क्या है? ऑप्शन है कि वो आप क्या कर सकते हो? आप खुद को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है. अगर कन्वर्ट करोगे तो हम एक डिवेंचर के बदले, आप एक डिवेंचर रखे हो, एक डिवेंचर हम आपको बदले में 10 इक्विटी शेयर्स देंगे. जाओ 10 इक्विटी शेयर्स देंगे. क्या बात है. अच्छा, लेकिन उस समय जब आप एक डिवेंचर के बदले जब आप इश्यू करोगे, क्या इश्यू करोगे? इक्विटी शेयर्स. उस समय जो मार्केट प्राइस होगा इक्विटी शेयर्स का वो है 12 रुपए. कितना रुपए है? 12 रुपए. ठीक है सर, यहां पर 12 लिख दिया हूं. और ये बोल रहा है कि भैया ग्रोथ रेट. सर ये ग्रोथ रेट क्या बोल दिया सर? 5% ग्रोथ रेट है. नहीं समझ में आ रहा है. अरे बेवकूफ, ये बोल रहा है कि कंपनी का जो मार्केट प्राइस, अगर आप कंपनी का हिस्ट्री देखोगे, क्या देखोगे? हिस्ट्री. अगर आप कंपनी का हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो शेयर है हर साल 5% बढ़ रहा है. हाँ, मतलब कंपनी का आप अगर हिस्ट्री उठा के देखोगे तो पता चलेगा उसका जो शेयर प्राइस है 5% बढ़ता जा रहा है. हाँ ठीक है. द करंट मार्केट प्राइस है इक्विटी शेयर का 12 और हिस्टोरिकली द ग्रोथ रेट ऑफ द शेयर आर 5% पर एनम. 5% पर एनम. ओके, समझ में आ रहा है? जी. ठीक है. ओके. अब देखो, इतना कुछ डाउट है क्या सर? बिल्कुल डाउट नहीं है. टैक्स रेट है 35%. ठीक है. कुछ डाउट है क्या? नहीं सर डाउट नहीं है. चलो इसमें से हम क्या करते हैं? क्वेश्चन लिख लिए? हाँ सर लिख लिए. चलो मेरे साथ साथ. ओके सर, क्या बता रहे हो? लिखो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखो गिवन इंफॉर्मेशन. आप क्वेश्चन देख के आपको क्या क्या पता चल रहा है.
गिवन इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर गिवन इंफॉर्मेशन आप देखोगे तो 15,000 कितना 5,000 है कि कितना है, सॉरी 10,000 डिवेंचर, मतलब एक डिवेंचर का बात यहां नहीं हो रहा है, पूरा 10,000 डिवेंचर का बात हो रहा है। मतलब कंपनी के पास 10,000 डिवेंचर है, वो भी 15% वाला, ठीक है। एट द रेट कितना 100 रुपया करके, जी सर। अगर 100 रुपया करके है तो सर यहां पर कहीं पर 100 रुपया तो लिखो नहीं, तो हाँ लिखा था 100 रुपया लिखा था। 10,000 डिवेंचर और एक डिवेंचर का रेट है 100 रुपया, तो 10,000 डिवेंचर का रेट कितना होगा मेरे यारो, बता दो जल्दी। 10,000 लाख, 10 लाख होगा क्या, जी सर 10 लाख होगा, ओके। कुछ डाउट है क्या, और ये 10 लाख क्या है बता दो मेरे को, कोई बता दो। दिस इज आवर फेस वैल्यू, ओके। दूसरी बात, तो मैं क्या इस पे इंटरेस्ट नहीं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकते हो। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं भैया, बताओ मेरे को। इस पे अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं तो 10 लाख का 15% निकाल दो, जी सर। 1,50,000 आएगा क्या, ओके। तो 1,50,000 मेरा इंटरेस्ट बस आया, ठीक है। यहां पर इतना पता चल रहा है इंटरेस्ट का। देखो गिवन इंफॉर्मेशन में क्या क्या पता चल रहा है मेरे को, एक पता चल रहा है कि 10,000 डिवेंचर है जिसका एक डिवेंचर का रेट है 100 रुपए, यानी उसका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा 10 लाख रुपया। इंटरेस्ट में अगर उस पर निकालूं तो 15% के हिसाब से 1,50,000 क्या हो जाएगा इंटरेस्ट रेट, ठीक है। रिडम्पशन वैल्यू, ठीक है। रिडम्पशन पीरियड बोलना सही रहेगा। रिडम्पशन पीरियड कितना है भैया, रिडम्पशन पीरियड कितना साल बाद लौटाना है, यानी इसको एन बोल सकता हूं, बिल्कुल। ये कितना है 5 ईयर्स है क्या, ओके। कुछ डाउट है क्या इसमें, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे मेरे को बताओ कन्वर्जन रेशियो। कन्वर्जन रेशियो अगर देखोगे, वाह क्या लाइन ड्रॉ किया हूं, साहब को लाइन मारने नहीं आ रहा है, रुको सर। चलो कन्वर्जन रेशियो क्या बोल रहा है बच्चों, मेरे को बताओ। आप अगर एक डिवेंचर रखे हो तो आपको 10 इक्विटी शेयर मिलेगा। 10:1 का था, याद करो अगर आपको होगा तो, जी सर। 10:1 का कन्वर्जन रेशियो है। अगर आपके पास एक डिवेंचर है तो आपको इक्विटी शेयर कितना मिलेगा 10 ठो। अगर आपके पास डिवेंचर कितना ठो है 10,000 डिवेंचर है तो आपको इक्विटी शेयर कितना देना पड़ेगा भैया 1 लाख। 1 लाख इक्विटी शेयर्स देना पड़ेगा क्या, जी सर। तो इसका मतलब 1 लाख इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड in exchange of 10,000 डिवेंचर्स। कोई डाउट है क्या मेरे बच्चों, बिल्कुल नहीं, आगे चलो। जी सर आगे बढ़िए, सर आगे बढ़िए, ठीक है। इसके बाद मेरे को और एक चीज पता लगाना है, जी हाँ। एक का है आ जाता है भैया, हाँ देखो सर क्या पता लगाना है, मैं जानना चाहता हूं रिडम्पशन वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि यही तो मेन झोल है रिडम्पशन वैल्यू। दिस इज इंपॉर्टेंट भैया, हमको यही तो जानना है, इतना काहे मत्थापच्ची कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रिडम्पशन वैल्यू क्या लेना है वही तो हमको जानना पड़ता है। तो आपको बताया था रिडम्पशन वैल्यू क्या लोगे, मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्टेड इक्विटी शेयर, कन्वर्टेड डिवेंचर्स या कन्वर्टेड प्रेफरेंस, ठीक है। तो यहां पर आप डिवेंचर्स को किस पे कन्वर्ट कर रहे हो, इक्विटी शेयर्स में। अच्छा इक्विटी शेयर्स का मार्केट प्राइस क्या है जल्दी बताओ मेरे लाल। देखो पहली बात कितना टोटल इक्विटी शेयर्स है, 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करोगे, अभी निकाल लेते हैं। जी सर 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करेंगे, समझ में आ रहा है क्या, जी सर 1 लाख इक्विटी शेयर्स। अच्छा इनटू एक शेयर का रेट कितना है 12 रुपया, 12 रुपया है क्या, जी सर। अब देखो एक शेयर का रेट है 12 रुपया, ओके।
यहां पर ग्रोथ रेट भी दिया है क्या? ग्रोथ रेट है 5% पर एनम, मतलब हर साल 5-5% बढ़ रहा है। हर साल कितना बढ़ रहा है भैया? हर साल कितना बढ़ रहा है? 5-5% बढ़ रहा है। चलो रुको एक सेकंड, मैं आपको बताता हूं। 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, ये बोल रहा है कि हर साल 5-5% का ग्रोथ हो रहा है। यहां पर देखो, मैं 12 अगर लिख दूंगा तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है कि 12% नहीं है भैया, 12 रुपया तो है, लेकिन इसमें आपको ग्रोथ रेट को कंसीडर करना है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? ये 12 रुपया के, ये तो 12 रुपया तो है, ठीक है, बट इसमें मेरे को ग्रोथ रेट को भी डालना है। तो ग्रोथ रेट क्या बोल रहा है समझो। ये बोल रहा है, सपोज करो एक, 2, 3, 4, 5, ठीक है। देखो सपोज करो यहां पर रेट है इसका 12 रुपया। अभी अगर 5-5% का ग्रोथ हुआ, 5% प्लस, फिर 5% प्लस, फिर 5% प्लस, फिर 5% प्लस, ठीक है, फिर प्लस 5%, तो यहां इसका ये 12 रुपए का क्या वैल्यू होगा? ठीक है, ये 12 रुपए का वैल्यू यहां पर क्या होगा? ओहो, तो आपको एक चीज दिख रहा है क्या सर, कि ये हमारा 12 रुपए है प्रेजेंट वैल्यू, और मेरे को जानना है फ्यूचर वैल्यू। ओहो, तो फॉर्मूला याद करो, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलता है? फ्यूचर वैल्यू नहीं पता हमको, फ्यूचर वैल्यू निकलता है 1 + r⁴ निकलता है। जी सर, फ्यूचर वैल्यू पता है क्या? नहीं पता। 1 + r कितना है? 5%। वाओ, 5 को कैसे लिखते हैं? 5/100 जी। और n कितना है? 5 साल। जल्दी करो, इसको किस तरह से लिख सकता हूं मैं? 1.05 का पावर 5। ओहो जी जी जी, यानी मैं 12 में क्या इंटू कर दूं? 12 में इंटू कर दीजिए सर आप 1.05 का पावर 5। ओहो हो, समझ में आ रहा है? जी सर। तो जी, जिसको नहीं समझ में आ रहा मैं फिर से समझाऊंगा, बस आप इसको लिखो पहले। ये 1 लाख हो गया, इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 15.3153 आ रहा है, 15.31537, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 15,31,538 रुपया अप्रॉक्स। क्या कर रहे हो सर? बताएंगे, अभी बताएंगे बच्चे, अप्रॉक्स। ठीक है, किस किस को समझ नहीं आया? सर हमको नहीं आया समझ, फिर से बताइए। देखो आप क्या करो, 12 में 5% 5% 5% जोड़ते जाओ 5 साल, 5 बार 5-5% जोड़ते जाओ 5 बार, मतलब 5 साल तक जोड़ो तो वैल्यू कितना आएगा? देखो अभी है 12, क्वेश्चन देखो यहां पर 12 दिख रहा है। जी सर दिख रहा है 12। 12 में प्लस 5, कहां गया परसेंट? इधर है, ठीक है, इतना हो गया। फिर प्लस 5% 2 बार, 3, 4, 5, कुछ गलती हो गई, 1 सेकंड बच्चे। 12 प्लस 5%, 1, 2, 3, 4, 5। देखो बच्चों उतना आ रहा है। 12 लिख के प्लस 5%, फिर प्लस 5%, फिर प्लस 5%, ऐसे 5 बार करना है। तो आपका 12 का वैल्यू आ जाएगा 15.31537। क्योंकि सर 5 क्यों कर रहे हो सर? अरे 5 याद करो, मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, इसीलिए मैं 5 कर रहा हूं। हैं? हाँ, समझ में आ गया। मतलब समझो, एक इक्विटी शेयर का रेट अभी 12 नहीं है, कितना मानेंगे? एक इक्विटी शेयर का, क्योंकि करंट में इक्विटी शेयर का रेट है 12, लेकिन मेरे को रिडीम करना है 5 साल बाद, मेरे को 5 साल बाद का वैल्यू चाहिए ना भैया। समझ नहीं आ रहा है क्या? अरे मेरा वैल्यू अभी है 12 रुपया, लेकिन मेरे को 5 साल बाद का मार्केट प्राइस चाहिए। और 5 साल बाद का मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे? वही सेम चीज जो हम लोग
पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, तो ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है 12 रुपया, देखो क्वेश्चन यहाँ पर मैं बताया था 12, 5%, 5%, 5%, 5% बढ़ते जा रहा है, यानी फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलता है 1 + r टू द पावर n, 1 + r कितना है मेरा 5% से ग्रोथ हो रहा है, और यहाँ पर 5% कांस्टेंट है, इसीलिए 5/100, और पावर में क्या लिखूंगा 5 साल 5, तो 1 रुपया, अगर इसका मतलब क्या, अगर मैं आज 1 रुपया लगाऊंगा तो 5% के ग्रोथ के हिसाब से 5 साल बाद उसका वैल्यू कितना हो जाएगा। अगर 1 रुपया लगाऊंगा तो उसका आप 1 रुपया के हिसाब से निकालो, 1.05 इंटू 2 3 4 5, 1.276 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.27628 आ जाएगा। अगर 1 रुपए का बात करूं, इसमें इंटू 12 कर दोगे तो आ जाएगा आपका 5.31, ठीक है। ओके सर, ठीक है, समझ में आया क्या जी। 12 रुपया था, वो 5 साल बाद का मार्केट प्राइस नहीं था, 12 रुपया था करंट मार्केट प्राइस जब वो डिवेंचर इशू कर रहा था। जब रिडेम्पशन करेगा तब का मार्केट प्राइस मेरे को चाहिए, तब का दिया नहीं, तब का निकालना पड़ेगा इंफॉर्मेशन के हिसाब से। ओके, कुछ डाउट है क्या बच्चों? नहीं डाउट है सर। आगे बढ़े, अब है हमारा कैलकुलेशन बच्चे, ठीक है। चलो 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 कैलकुलेशन, अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ केडी, क्या लिखोगे? कैलकुलेशन ऑफ केडी, कैलकुलेशन ऑफ केडी। ओके ओके ओके, बताइए शेयर। अब केडी निकालो, सब इंफॉर्मेशन तो मैं बता दिया आपको सर, जो पता मेन इंपॉर्टेंट क्या था इस क्वेश्चन में, रिडम्पशन वैल्यू निकालना, और वो तो मैं आपको बता दिया। तो रिडम्पशन वैल्यू कैसे निकालोगे भैया? यहाँ पर देखो रिडम्पशन वैल्यू 15,31,538, समझ में आया क्या? ओके, आ गया सर, आ गया आ गया आ गया। कोई डाउट है क्या बच्चों? नहीं, ठीक है। रिडम्पशन वैल्यू मेन चीज था इसमें, बाकी सब तो गिवन था, ठीक है। निकालो फॉर्मूला रिडम्पशन वैल्यू कैसे निकलता है। KD equals to I into 1 minus T plus redemption value minus sale value divided by N. ओहो yes, and करो रे भैया, आ जाऊं। फिर क्या करेंगे? रिडम्पशन वैल्यू प्लस सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 जी। चलो लिखो, इसमें इंटरेस्ट कितना है अभी निकाले थे, इंटरेस्ट अगर याद होगा तो 1.5 लाख रुपया। जी सर मेरे को याद है। 1 माइनस टी कितना है 35% यानी 0.35। जी सर बहुत इजी है ये तो। अच्छा, रिडम्पशन वैल्यू कितना है अभी निकाले थे, याद है वो आपको? 15,31,538। कितना है रे भैया? 15,31,538। और इश्यू प्राइस कितना था? इश्यू प्राइस कितना था आपको अगर याद होगा तो 10 लाख था क्या? जी सर, ये था 15,31,000, ठीक है। डिवाइडेड बाय एन कितना है? 5 साल। जी, मैं इसका लॉजिक भी बताया था अगर आपको याद होगा तो। जी सर याद है, थोड़ा मोड़ा तो याद है सर, कोई बात नहीं, फिर से बता देंगे। अब लिखो आरवी कितना था? 10 लाख, सॉरी 15 लाख। 15 लाख, इधर तो एडिट करते समय दिक्कत होगा, इसको थोड़ा इधर कर देते हैं, ठीक है। अब लिखिए सर 15,31,538 प्लस 10 लाख डिवाइडेड बाय 2। लिख लो जल्दी, इसको सॉल्व करके मेरे को बताओ जल्दी कितना होता है। कर रहे हैं सर सॉल्व। अरे भैया काहे ऐसा हो जाते हो? ठीक है सर बताइए। ये सॉल्व अगर करोगे तो ये आएगा आपका 1,50,000 इंटू 1 माइनस 0.35 है यानी 0.65 है, ये 1 लाख का 0.65 कर दो, 65% कर दो। 9750 जी सर। अच्छा इसको करो 15,31,538, 15,31,538 में से 10 लाख माइनस करोगे तो कितना होगा? 5 लाख होगा, है ना। 5,31,538 बटा 5 करो, 1,06,307.6 कितना आ रहा है? 1,06,000
307.6, ठीक है, समझ में आ रहा है जी सर। अच्छा इसमें इनटू होता है बाद में, भूलना नहीं। ओके सर, आगे बताइए सर, इसको सॉल्व कीजिए और बताओ मेरे को, स्टूडेंट लोग जल्दी बताओ भैया जो देख रहा है वीडियो, खुद से बताओ कितना होगा। ये होगा 15, 31 और 10 लाख, कितना होगा 25,31,000, 25,31,538 डिवाइडेड बाय कितना करूँगा 2, 12,65,769 जी सर, इंटू 100। अगर आपको याद होगा तो मेरे बच्चों ये क्या है, दिस इज आवर अपेरेंट इंटरेस्ट, मतलब अरे जो इंटरेस्ट आपको दिख रहा है, इंटरेस्ट दिख रहा है, कहां दिख रहा है क्वेश्चन से। अच्छा ये है हिडन इंटरेस्ट, ये क्या भैया हिडन इंटरेस्ट है, याद आ रहा है जी सर, दिस इज हिडन इंटरेस्ट। और ये क्या है बच्चे, एवरेज कैपिटल। क्या है एवरेज कैपिटल, मतलब कंपनी पैसा कितना उठाई थी, अगर आपको याद होगा तो 10 लाख रुपया उठाई थी, क्या याद करो, हाँ 10,000 इंटू 100 करके 10 लाख रुपया उठाई तो थी, 10 लाख ठीक है, लेकिन रिडीम कर रही है 15,31,000, तो भैया मैं 10 लाख लूं या 15 लाख लूं, ये तो मेन सवाल हो गया। मैं उठा रहा हूं 10 लाख और दे रहा हूं 15 लाख, हाँ 15,31,000 दे रहा हूं, मैं 15 लाख बोल रहा हूं, ठीक है। तो 10 लाख उठाया लेकिन 15 लाख दिया, तो ऑन एन एवरेज में कितना रुपए यूज किया, तो मैं एक एवरेज निकाल लिया भैया, कितना 15,31,000 इतना इतना डिवाइडेड बाय 2, तो ये एवरेज कैपिटल आ गया मेरा। तो अब देखो केडी निकलता कैसे है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल इंटू 100, इंटरेस्ट इस तरह से निकल गया। ये जो मैं दोनों इंटरेस्ट को जोड़ा तो ये मेरा टोटल इंटरेस्ट निकल गया, क्या निकल गया टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल, समझ में आ गया। अब करो इसको, 97,500 प्लस 1,06,307.6, ठीक है, ये आ रहा है ये, यहाँ इसको सॉल्व करोगे इंटू 100 कर दो, डिवाइडेड बाय 12,65,769, 16.10 कितना आ रहा है, तो आंसर इज 16.10, समझ में आ रहा है। ओ हो अच्छा सर, अच्छा ठीक है, 16.10%। तो हमारा केडी कितना निकलेगा 16.10। तो अब समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं, क्या बोलना चाहते हैं सर, यह है अपना आंसर, ठीक है, देख लो अच्छे से, देख रहे हो क्या जी सर, देख लिए। अब देखो क्वेश्चन में अगर देखोगे, क्वेश्चन में तो हमारा कन्वर्टिबल डिवेंचर्स का इंटरेस्ट रेट क्या था 15%, मतलब गांव वालों के लिए, मतलब बाहर वालों के लिए के नजर में कंपनी कितना रुपए इंटरेस्ट दे रही है 15%, लेकिन जब हम कैलकुलेट किए तो हमारा कॉस्ट ऑफ डेट कितना निकला, जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेट है 16%। ओहो, मतलब 15% लिखा है लेकिन कंपनी को तो और ज्यादा लग जा रहा है, कितना लग गया 16%। ओहो, तो ये हो सकता है कभी ज्यादा हो सकता है कभी कम हो, ठीक है सर। तो 16.10, ठीक है, ये तो निकला हमारा फॉर्मूला मेथड से। ओहो, तो सर क्या मैं अभी इसको दूसरा मेथड से भी निकलता, याद करो, जब आपका रिडम्पशन इकट्ठा हो, जब आपका रिडम्पशन इकट्ठा हो तो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो, या फिर फॉर्मूला मेथड जो कि बहुत इजी है और एग्जाम में आपको यही करना है, और एक निकलता है तुम्हारा IRR मेथड, जो अभी हम फिर से करेंगे इसी को सॉल्व। और याद रखना फॉर्मूला मेथड में जो आंसर निकलता है वो आपका अप्रोक्सीमेट आंसर होता है। कौन सा आंसर होता है, अप्रोक्सीमेट आंसर, मतलब उसी के आसपास कहीं रियल केडी है, उसी के आसपास हमारा रियल आंसर है। मतलब वो आंसर क्या गलत है, नहीं गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। जो आंसर है ना, आंसर के बहुत करीब है, बहुत करीब। ओके, तो 16.10 के आसपास ही हमारा रियल आंसर छुपा है, ठीक है सर। तो चलो करते हैं भैया बाय ट्रायल एंड एरर मेथड से, जो लास्ट क्लास में किए थे। लिखो doing the same question using trial and error method, trial and
एरर मेथड। ठीक है सर, कुछ लोगों को लग रहा होगा सर हम लोग को ना ट्रायल एंड एरर मेथड समझ नहीं आया। देखो, आप पूरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी से पूरा क्लास देखना स्टार्ट करो, तब आपको समझ में आएगा। आप अचानक बीच में आके कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखोगे तो हो सकता है अगर आप टैलेंटेड थोड़ा हो, आपका दिमाग ज्यादा काम करता है तो समझ में आए, वरना मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप स्टार्टिंग से देखो लेक्चर, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी से देखो, तो आपका पूरा सारा का सारा चीज क्लियर होगा। और जो देख रहे हैं उनको पता होगा कि मैं क्या करा रहा हूँ। ठीक है, और जो अब जो मतलब मान लो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से स्टार्ट किया है उसको भी समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर भी देखते रहो साथ में, ताकि डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सर जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल डायरेक्ट देखे तो उसको क्या समझ में नहीं आएगा, उसको भी आएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बार बार इसको रिपीट करके वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है सर, टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हो, कराइए। ओके ओके, गुस्सा काय होते हो। तो ये मैं कर रहा हूँ वही क्वेश्चन को, लेकिन ट्रायल एंड एरर मेथड में। और ये मैं था कौन सा मेथड में कर रहा था, यूजिंग फॉर्मूला मेथड। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन जी। हाँ चलो, ट्रायल एंड एरर मेथड करने वाले हैं, बहुत जन को डर भी लगता है। तो इसमें से सबसे पहला काम हमको जो करना पड़ता है वो करना पड़ता है स्टेप 1 में, गैस करना पड़ता है कि मैं आर कितना लूं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप अपना प्रेजेंट वैल्यू खोजना। स्टेप 1, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू क्या है हमारा, दैट इज सेल वैल्यू, दैट इज सेल वैल्यू। ठीक है, कितना है भैया, निकाल चुके थे, कितना निकाले थे अगर आपको याद होगा तो, सेल वैल्यू कितना था, 10 लाख ही था। कितना था, 10 लाख था। ठीक है, क्योंकि ना इशू एक्सपेंसेस था ना कुछ था। और सेल वैल्यू कैसे निकलता है पता है, नहीं मैं पूरा लिखता हूँ वरना कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कि, है ना, रुको पूरा लिखता हूँ इसको। तो एक काम करता हूँ, सेल वैल्यू कैसे निकलता है, सेल वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट, सेल वैल्यू इक्वल्स टू फेस वैल्यू में से इशू एक्सपेंसेस माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो फेस वैल्यू है मेरा 10 लाख पूरा, लेकिन इशू एक्सपेंसेस मेरा नहीं आया है, 0 है। तो यानी 10 लाख मेरा क्या आ गया, सेल वैल्यू आ गया। और सेल वैल्यू ही मेरा क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है। तो मेरे को पहला सबसे पहला चीज करना है, प्रेजेंट वैल्यू खोजना है। ठीक है, अच्छा, मतलब आप स्टार्टिंग में पैसा कितना उठा रहे हो, दैट इज योर प्रेजेंट वैल्यू। आप अपने बिजनेस में जो पैसा लगाए, दैट इज योर प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, और 5 साल बाद जो चुकाओगे, दैट इज योर फ्यूचर वैल्यू, दैट इज योर रिडेम्पशन वैल्यू। ओके सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, ये हो गया। फाइंड पीवी, पीवी मिल गया 10 लाख। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में आपको करना है गैस आर। क्या करना है भैया, गैस आर करना है। जी जी जी, गैस आर। ठीक है, तो गैस आर मतलब आपको अंदाजा लगाना है, मतलब क्या करना है, अंदाजा लगाना है, अंदाजा लगाना है कि आर कितना हो सकता है। ठीक है, तो अंदाजा भैया कैसे लगाएंगे, अब वो तो मालूम नहीं कि अंदाजा कैसे लगाते हैं। तो आपको आर गैस करना है, वो भी 2 ठो आर गैस करना है। हाँ, तो आर गैस करोगे कैसे, आर गैस करने का तरीका आपको मैं बताया था कि एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपका एक्स्ट्रा एवरेज कैपिटल पे। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर एक बार देख लेना, उसमें मैंने, और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सबसे लास्ट वाला जो क्लास है वो देखना, उसमें मैंने ट्रायल एंड एरर मेथड ही कराया है। ठीक है सर, तो चलो सर मेरे को आर गैस करना है, मैं मतलब आर क्या हो सकता है मेरे अंदाज से। तो सबसे
बेटर देखो, क्योंकि मैं फॉर्मूला मेथड में ऑलरेडी मैं कर चुका हूं कि आर मेरा जो आ रहा था, केडी मतलब आर होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो अभी अभी हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, हमारा आर कितना आया था जल्दी बताओ? 16.10 आया था। हाँ सर 16.10 आया था। तो मैं आर गैस करता हूं 16%। सर 16 क्यों गैस किया आपने? आप 20 कर सकते हो, 15 कर सकते हो, ठीक है, 25 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, 9 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप 16 क्यों कर रहे हो गैस? 16 क्यों गैस कर रहे हो? अरे भैया 16 मैं इसलिए गैस कर रहा हूं क्योंकि मैं जो केडी निकाला वो मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर था, मतलब उसी के आसपास आंसर आने वाला है। तो मैं काहे, मतलब मान लो मेरे को फॉर्मूला मेथड भी नहीं पता होता तो मेरे को आर गैस करने में थोड़ा तकलीफ होता, लेकिन मेरे को एक हिंट्स मिल गया, भैया आपका जो रियल आंसर है वो 16 के आसपास ही कहीं है, तो मेरे को आर गैस करना है, तो आर में ले लेता हूं 16, क्योंकि ठीक है। अरे भैया ठीक है भैया, लेट आर इक्वल्स टू 16%। ठीक है, कैसे निकाला? यूजिंग फॉर्मूला मेथड से। सर अगर फॉर्मूला नहीं आया तो यूजिंग फॉर्मूला मेथड, इसीलिए तो आगे एक तो है, आगे पहला जो केस पढ़ेंगे उसमें है रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट, और इंस्टॉलमेंट में फॉर्मूला यूज नहीं होता, तो उस वक्त हमको आर गैस करना पड़ेगा, और उसमें तो मैं फॉर्मूला यूज कर ही नहीं पाऊंगा, तो मेरे को आर गैस करना थोड़ा तकलीफ होगा। तो उस समय आपको पता चल जाएगा कि आर कैसे गैस करेंगे, जो नए बच्चे हैं, और जो पुराने बच्चे हैं उनको पता लग गया होगा कि आर जो गैस करने का तरीका है और यहाँ पर जो फॉर्मूला मेथड है दोनों सेम ही है। हो अच्छा छोड़ो, आर में 16 क्यों लिया? क्योंकि मैं फॉर्मूला मेथड में 16 निकाल चुका हूं, ठीक है। और यहां पर 2 आर लेते हैं, रेंज ऑफ आर लो। स्टेप 3, रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर लो जी सर। तो रेंज कितना लेंगे? 1% कम 1% ज्यादा, मतलब 15% टू 17%। जी सर, कोई डाउट है क्या? बिल्कुल नहीं डाउट है सर। अच्छा 1% क्यों लिया सर आपने? क्योंकि ये बहुत करीब है जो अपना रियल आंसर है, रियल आंसर के बहुत करीब है। ओके सर, ठीक। अच्छा, अगर मान लो फॉर्मूला मेथड से अगर मैं आर नहीं निकाला होता, ठीक है, और मेरे को गैस करना पड़ता, तो उस वक्त मैं 3% कर लेता, क्योंकि मैं यहां पर ऑलरेडी फॉर्मूला मेथड से आर निकाल चुका हूं। मेरे को मालूम है कि जो मेरा आंसर आएगा वो 16% के बहुत करीब आएगा, देख लेना। ओके सर, देख लेंगे, ठीक है। चलो रेंज ले लिया मैं 15 से 17%, और यहां पर आपको क्या करना है, स्टेप 4 में कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू एट बोथ, कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू एट बोथ आर, ठीक है। दोनों आर में आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू एट 15% एंड एट बोथ आर, ठीक है। चलो भैया अब कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू। चलो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको अगर पता होगा तो यहाँ ईयर लिखते हैं। जी सर, यहां पर आप लिखते हो आउटफ्लो या फिर पेमेंट लिखते हो, पेमेंट भी लिख सकते हो, आउटफ्लो भी लिख सकते हो, आपका मन। यहां पर इसको आउटफ्लो भी बोलते हैं, OF, ठीक है। उसके बाद आप यहां पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखते हो एट द रेट, जो कि 15% होगा, मैं बता चुका। इसके बाद यहां पर प्रेजेंट वैल्यू लिखते हो, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखते हो, कितना परसेंट? 17%। फिर यहाँ पर आप प्रेजेंट वैल्यू लिखते हो, ठीक है सर। यहाँ पर अगर आपको याद होगा, मैं जो पेमेंट लिखूंगा ये पेमेंट वही पेमेंट होगा जो मैं निकाला हूँ इंटरेस्ट इंटू 1 - t, क्योंकि मेरे को एक्चुअल देखना है कि मैं कितना मेरा पैसा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मेरा टैक्स के वजह से, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट के वजह से टैक्स बचत हो जा रहा था, मतलब मैं जितना टैक्स दे रहा था, मैं जितना इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा था, उस इंटरेस्ट का पेमेंट के वजह से उतना उस पे जो निकलने वाला टैक्स है वो बच जा रहा था। तो इसलिए मैं आउटफ्लो में क्या करता हूं, टैक्स के वजह से, इंटरेस्ट के वजह से जो टैक्स का सेविंग्स होता है मैं उसको माइनस करता हूं। तो इंटरेस्ट इंटू 1 - t यहां पर लेते हैं, ठीक है।
चलो ईयर 1 में बताओ मेरे को, ईयर 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 साल है, ठीक है। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी कितना आ रहा था? इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी आप निकाले थे, 97,500 आ रहा था क्या? जी सर, 97,500, 97,500, 97,500, 97,500, समझे इसका मतलब? जी सर। सर आप ऐसा भी कर सकते थे, कैसा सर? मैं ना इतना सारा चीज नहीं लिख के बता रहा हूं, अरे हटना, मैं इतना सारा चीज नहीं लिख के, पता क्या लिख सकता था? 1 से 5 लिख देता, यहाँ पर ईयर के यहाँ पर लिख देता, और यहाँ पर सिर्फ 97,500 भी लिखता, जैसा मैं लास्ट वाला क्वेश्चन में किया था। ओके सर, तो ऐसा भी कर सकता था, वो भी बता दूंगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो 15% का, 1 से 5 साल तक का निकालो। 1 डिवाइडेड बाय 1.15, पहला साल 0.869, कितना आ रहा है? 0.869, फिर इक्वल्स टू 0.7, 0.756, 0.658, 0.658 हो रहा है, 0.572। अच्छा, और एक चीज, 5वें साल में इंटरेस्ट जो कर रहे हो उसके अलावा और एक पेमेंट कर रहे थे, कौन सा पेमेंट? 5वें साल में और एक चीज का पेमेंट कर रहे थे, क्या? 15 लाख रुपए चुका रहे थे। सही बोले सर, 15,31,538, ठीक है। ये साथ में है, ये ब्रैकेट नहीं है, मतलब ये माइनस वाला फिगर नहीं है, प्लस साथ में लिखा हूं, इसलिए ऐसा लिख दिया हूं, ठीक है। तो 5वें साल में कितना होगा? 572 आ गया, और चौथा साल आ गया 5 वाला 497, कितना आएगा? 0.497। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। आपको फिर क्या करना है, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो और कैलकुलेट कर दो, ठीक है। 17% का बता दो, 1 डिवाइड बाय 1.17, 0.854, 855 कर देंगे इसको, 0.855, 0.731, 731, 0.624, 0.624, 0.534, 0.534 equals to 0.456। सर ये सब कैसे निकाल रहे हो? देखो बच्चे, लास्ट क्लास में बताया था मैं प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालता हूँ, फैक्टर। आपको एक क्वेश्चन, आपको एक वीडियो भी है शायद। क्या कर रहा हूँ मैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय 1.15 कर दिया और इक्वल्स टू दबाता गया, 1.1, फिर इक्वल्स टू कितना टाइम्स किया मैं? 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, इक्वल्स टू 5 टाइम्स। तो देखो 1 डिवाइड 1.5 करो, 1 डिवाइड 1.15 इक्वल टू दबाओ, देखो 0.869 आएगा, फिर 0.756 आएगा, 658 आएगा, ठीक है। इस तरह से आता रहेगा। अच्छा, आपको फिर दोनों का प्रेजेंट वैल्यू इंटू करके निकालना, ये एक तरीका है, लेकिन मैं ये तरीका आपको बता दिया, इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना। मैं एक इसका शॉर्टकट यूज करूंगा जो कि आप एग्जाम में यूज कर सकते हो, ठीक है सर, बताइए। तो शॉर्टकट है भैया, लिखो, शॉर्टकट है, सेम चीज शॉर्टकट, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम लगता है। आप शॉर्टकट यूज करके भी सेम आंसर निकालोगे। शॉर्टकट है आपका ईयर आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 15%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 17%, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है जी सर। अब देखो, मैं यहाँ पर इसका शॉर्टकट तरीका है 1 से लेकर 5 लिख सकता हूँ, हैं
आउटफ्लो कितना लिखूंगा, सब में देखो 97,500 है। हाँ सर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है। अब मेरे को 1 से 5 तक का टोटल करना है, तो उसको बोला जाता है, याद करो, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर बोलते हैं, अगर आपको याद होगा तो। जी सर। और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कैसा निकालते हैं? प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर मेरे को निकालना है, कैसा करेंगे? देखो, सबसे पहले मैं जैसा बता रहा हूं, 1 डिवाइडेड बाय 1.15 टाइप कर दो। पहले देखो m तो नहीं है आपके यहाँ, m नहीं है। 1 डिवाइडेड बाय 1.15 कर दिए? हाँ सर कर दिए। इक्वल्स टू m प्लस करो, कितना बार? 5 साल है तो 5 बार, इक्वल्स टू m प्लस 5 बार कर दो, और उसके बाद MRC दबाना। तो इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1.15 किया, अब इक्वल्स टू m प्लस 5 बार, इक्वल्स टू m प्लस 1 2 3 4 5, फिर MRC 3.35 आएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 3.352 आएगा। देखो आ रहा है क्या आप लोग का? हाँ सर आ रहा है 3.352। और मजे की बात बताऊं? हाँ सर बताइए। मजे की बात यह है बच्चे कि यहां पर अगर मैं, कहाँ गया, अरे आना यार, यहां पर अगर मैं तीनों को जोड़ दूं ना, तीनों को जोड़ दूं, ये भी उतनी आएगा, देख लो करके, 3.352 के आसपास आएगा है। हाँ देख लो करके, बाद में देखेंगे। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 97,500, 3,26,835 आ रहा है क्या? जी सर आ रहा है 3,26,835। ठीक है। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 17% का निकालो। सर ये कैसे निकाले, थोड़ा बताओ दो ना सर। मैंने बोला ठीक है बता देता हूं। ये निकाला मैं कैसा, ये कैसे निकाला मैं? ये निकाला 1 डिवाइडेड बाय 1.15 इक्वल्स टू m प्लस कितना बार? 5 टाइम्स, फिर MRC। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। अच्छा, उसी तरह से यही तरीका यूज करके आप आंसर निकालो 17% में। ठीक है सर, अभी करते हैं। MRC पहले दबा के क्लियर कर दो। 1 डिवाइडेड बाय 1.17 करूंगा। ठीक है, इक्वल्स टू m प्लस कितना बार? 5 बार, 1 2 3 4 5, फिर MRC 0.3119, मतलब 3.20 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो ये आएगा 3.20। ओ माय गॉड, कितना आएगा? 3.20। हाँ 3.20 आएगा। तो चलो भैया लिख लो जल्दी से इसमें 3.20। ओके, ये कैसे आया? सेम तरीका है, टंग नंग 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 नंग, टंग नंग 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 नंग, टंग नंग 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 नंग, सेम तरीका। बस यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1.17 करना है और सेम तरीका यूज करना है। ठीक है सर, ओके। बस 1.17 कर दो और इक्वल्स टू m प्लस 5 दबाओ, फिर MRC दबा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे। ओके, अब मल्टीप्लाई करो 97,500 इंटू 3.20, 3,12,000 आ रहा है क्या सर? ओके, ये आएगा तुम्हारा 3,12,000। ठीक है, ओके। लेकिन आपने 97,500 लिया, लेकिन 5वें साल में अलग से आप रिडम्पशन वैल्यू लौटा रहे हो, जो कि कितना था रे? 15,31,538। कितना था? 15,31,538। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो, मतलब डायरेक्ट मेरे को 5वें साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना है। तो क्या करूंगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.15 और इक्वल्स टू 5 बार दबाना है। 1 2 3 4 5, कितना आ रहा? 0.4971। ठीक है, तो लिख दो 0.497। ठीक है। अच्छा, 17% का भी निकालो तुरंत। 1 डिवाइडेड बाय 1.17 इक्वल्स टू 5 बार दबाओ। 1 2 3 4 5, 0.456 0.456। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो 15,31,538 इंटू 0.497, 7,61,174।
नीचे वाला फिगर 7,61,174, ठीक है। मतलब 31,538 इंटू 0.497, 61,174। अच्छा ठीक है। ये आया, ओके सर। ये ला करो 15,31,538 इंटू 0.456 करो, 6,98,381, 6,98,381 आया। हाँ सर आ गया, ठीक है सर आ गया आ गया। अब क्या करना है, अगर आपको याद होगा IRR मेथड में क्या करते हैं, आप टोटल करना है प्रेजेंट वैल्यू का, ठीक है सर। और इसका टोटल करो, और ये जब टोटल करोगे ध्यान रखना, ये टोटल मतलब मैं एक आर जो लिया हूं, एक आर में जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो प्रेजेंट वैल्यू, और एक आर में जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो प्रेजेंट वैल्यू, मतलब दोनों आर का जो प्रेजेंट वैल्यू होगा, एक आर का प्रेजेंट वैल्यू बड़ा होना चाहिए और एक आर का प्रेजेंट वैल्यू छोटा होना चाहिए। किससे बड़ा और किससे छोटा, जो मेरा क्वेश्चन का प्रेजेंट वैल्यू है उससे बड़ा और उससे छोटा है। अब टोटल करो। क्वेश्चन का प्रेजेंट वैल्यू याद है कि नहीं, 10 लाख रुपया पहले ही लिखा था स्टेप 1 में। हाँ सर जल्दी जल्दी जल्दी। तो 6,98,381 प्लस 3,12,000, 10,10,381, ये तो हो गया भैया 10,10,381। कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो बधाई हो। क्यों सर, 17% वाला का जो प्रेजेंट वैल्यू आया है वो 10,10,000 आया है, मतलब 10 लाख से ज्यादा आया है। तो एक फिगर तो ज्यादा, मतलब एक प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आना चाहिए हमारा क्वेश्चन का प्रेजेंट वैल्यू से, और आ गया ज्यादा तो अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, ठीक है सर। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं भैया, अच्छा है, ओके। इसका करो, ये कम आना चाहिए 10 लाख से, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। 3,26,835, 3,26,835 माइनस 7,61,174, 4,34,339, 4 क्या कर दिया मैं, माइनस कर दिया। अरे बेवकूफ, क्या कर दिया रे। 3,26,835, ठीक है, प्लस 7,61,000, तो दिख रहा बड़ा ही आएगा है 174, 10,88,009 है सर। ये तो क्या आ गया सर, ये तो क्या आ गया सर, क्या आ गया सर, ये तो बड़ा आ गया 10 लाख से, जबकि छोटा आना चाहिए। ओ माय गॉड, तो एक प्रॉब्लम हो गया जी। हाँ, क्या प्रॉब्लम हो गया, यहां पर देखो, यहां पर देखो, here both present value are greater than here both present value are greater than कितना भैया, 10 लाख रुपया। Here both present value are greater than 10 lakh, but as per IRR मेथड के हिसाब से भैया क्या होना चाहिए, वन प्रेजेंट वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 10 लाख, मतलब वन प्रेजेंट वैल्यू, रुको, इसको ना सेल वैल्यू लिख देता हूँ, ताकि ना आपको ना कंफ्यूजन नहीं हो। 10 लाख लिख दिया मतलब बेंचमार्क बना दिया मैं, तो आपको फिर डाउट ना रहे। यहाँ पर लिख दो, दोनों प्रेजेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, सेल वैल्यू से ज्यादा यहाँ आ गया है, ठीक है। सेल वैल्यू दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। सेल वैल्यू, ठीक है, दैट इज कितना है, 10 लाख रुपया जी। तो यहाँ पर एक प्रेजेंट वैल्यू IRR के हिसाब से, एक प्रेजेंट वैल्यू IRR के हिसाब से, एक प्रेजेंट वैल्यू जो होगा वो सेल वैल्यू से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और एक प्रेजेंट, सेकंड प्रेजेंट, ठीक है,
और दूसरा प्रेजेंट वैल्यू सेल वैल्यू से छोटा होना चाहिए। पहला प्रेजेंट वैल्यू जो भी लोगे, एक प्रेजेंट वैल्यू सेल वैल्यू से बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखो आप ये भी 10 लाख से बड़ा आ जा रहा है ना, ये भी 10 लाख से बड़ा आ जा रहा है और ये भी 10 लाख से बड़ा आ जा रहा है, तो दोनों बड़ा होने से भैया आईआर मेथड विल नॉट बी अप्लाइड है। हाँ, तो हमको क्या करना है, फिर से आर गैस करना है। हाँ ऐसा होगा भैया, ऐसा होगा। और आर गैस करके मेरे को 10 लाख से कम निकालना है। मतलब आर ऐसा आर लो जिसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होना चाहिए, 10 लाख से कम आना चाहिए। लेकिन एक चीज यहां पर नोटिस करोगे क्या सर, जब मैं प्रेजेंट वैल्यू 15% ले रहा हूं तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू मतलब जब मैं आर 15% लिया, आर जब 15% ले रहा हूं तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है 10,88,000। और जब मैं प्रेजेंट वैल्यू जब मैं आर 17% ले रहा हूं, ज्यादा ले रहा हूं, तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू कम आ रहा है। हाँ समझो कैसे, देखो 15% में प्रेजेंट वैल्यू 10,88,000, 17% में 10,10,000। समझो मतलब रेट जैसे मैं ज्यादा ले रहा हूं मेरा प्रेजेंट वैल्यू कम आ रहा है। सर क्यों? अरे भैया प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हो, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर। मतलब रेट आप डिनोमिनेटर में रहता है और डिनोमिनेटर में जितना बड़ा फिगर होगा उसका रिजल्ट उतना छोटा होगा। हाँ मतलब अगर मैं रेट ज्यादा लूंगा तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू कम आएगा। आहा समझो देखो 17% में रिजल्ट आ रहा है 10,10,000, लेकिन 15% में 10,88,000। मतलब अगर मैं रेट को कम कर दूंगा तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगा। लेकिन मेरे को क्या करना है, एक तो ज्यादा निकल गया, मेरे को कम निकालना है। तो मैं रेट ज्यादा लूं कि कम लूं? नहीं आ रहा समझ में। देखो अगर आपका आर अगर ज्यादा है, ठीक है, आर अगर बढ़ जाएगा ना, अगर आपका आर बढ़ जाएगा तो प्रेजेंट वैल्यू पता है क्या आएगा, वो घट जाएगा है। हाँ अगर आर आपका घट गया है तो उसका प्रेजेंट वैल्यू आपका बढ़ जाएगा। सर ये क्या है? हाँ ये रूल है भैया, लिख लो कहीं पर, देख लो कैसे सर। देखो यहां पर देखो आर मेरा था 15 से क्या हो गया, 17 हो गया। तो 15 से 17 बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो आर अगर बढ़ रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू देखो घटता होगा। देखो 10,88,000 से 10,10,000 हो गया तो घट रहा है प्रेजेंट वैल्यू। अगर आर अगर घट रहा है, ठीक है, आर अगर घट रहा है तो प्रेजेंट वैल्यू बढ़ेगा। देखो आर घट रहा है कैसे, 17% से 15% हो गया। पहले कितना था, 10,10,000, अभी कितना हो जाएगा, 10,88,000। मतलब मान के चलना है आर ज्यादा होने से प्रेजेंट वैल्यू कम आएगा, आर कम होने से प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगा। लिख लो यहां पर, मैं हिंदी में ही लिखा लूंगा, ठीक है सर, लिखा दीजिए ताकि आप भूलो नहीं। लिख लो आर ज्यादा होने से प्रेजेंट वैल्यू कम आएगा, आर कम होने से प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगा। ठीक है, वाई रीजन क्या है भैया? रीजन है क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रीजन है। दिस इज आवर रीजन, क्योंकि डिनोमिनेटर ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसको लिखने का जरूरत नहीं है, बस इतना आप याद रख लो। लिखना जो कोई चाहता है बच्चा तो लिख ले भैया, रीजन ये है 1 डिवाइडेड 1 प्लस आर इसका रीजन है। ठीक है, मतलब रेट अगर मैं ज्यादा लूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू कम आएगा, और रेट मैं कम लूंगा तो प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा आएगा। ठीक है, तो मैं रेट मेरे को ज्यादा लाना है कि कम लाना है? देखो यहां पर एक रेट क्या आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, तो एक रेट ज्यादा आ गया है तो सही है भैया, लेकिन ये ला अभी तक आया नहीं है, तो कम करना है मेरे को, एक प्रेजेंट वैल्यू कम वाला निकालना है, 10 लाख से कम निकालना है। तो कैसे करूंगा, रेट ज्यादा लूंगा कि कम लूंगा बताओ? अरे बताओ मेरे वीरो, कम लूंगा कि ज्यादा लूंगा? सोचो, मेरे को प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख से कम चाहिए, तो मेरे को रेट और बढ़ाना पड़ेगा है, मतलब 17% से और बढ़ाना पड़ेगा, तो उसका जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा वो 10 लाख से और कम आएगा। तो 17 से कितना कर लूं? बोलो भैया, बोलो 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 19% करके देखते हैं, कितना? 19%। ठीक है, चलो ठीक है, अब यहां पर लिखते हैं
लेट आर इक्वल्स टू कितना परसेंट, 19%। तो भैया आर अगर 19% है तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 19% में निकाल लो और प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, ठीक है। ये 1 साल, अच्छा ये तो आपको पता होगा। 1 सेकेंड बच्चे, यहाँ फिर लिखना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। अच्छा पहले निकाल लो आप, 1/1.19 कर दो। मैं इतना शॉर्ट कर रहा हूँ, आपको फिर समझ में ना आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हट, छोड़ इसको। क्या कर रहा हूँ, ये है आपका ईयर, ये है आउटफ्लो, ये है आपका आउटफ्लो के बाद क्या, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 19% और प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब सही है, हाँ सर। अब ईयर लिखो, 1 से 5 आपका सेम रहेगा, कितना रहेगा, 97,500, ठीक है। 5वें साल में 15,31,000 कितना था, 538, ठीक है। ठीक है सर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जल्दी निकालो, 1 से 19 का टोटल कर दो। 1/1.19 इक्वल्स टू m प्लस 1 2 3 4 5 m/c 3.05 कितना आ रहा है, 3.058 आ रहा है, ठीक है। 3.058 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 5वें साल का टोटल में किया हूँ, ठीक है। ये कैसा निकाला हूँ भैया, ये निकाला हूँ, बाद में बताऊँगा, रुको। 5वें साल का फिर कर लो, 1/1.19 1 2 3 4 5 0.419 0.419, ठीक है सर। अब क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 97,500 इंटू 3.058 298,155 298,155 15,31,538 इंटू 0.419 641,714 641,714 इसका टोटल करो प्रेजेंट वैल्यू। आर देखना मैं ज़्यादा लिया हूँ, मैं आर ज़्यादा लिया हूँ, यानी मेरा प्रेजेंट वैल्यू और कम आना चाहिए। अच्छा मेरे को बताओ 17% में प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा था, देखो 17% में प्रेजेंट वैल्यू आ रहा था मेरा, ये है 10,10,000, तो मतलब इससे भी कम आएगा, देख लेना। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, है गारंटी, हाँ गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। देखो 2,98,155 प्लस 6,41,714, ठीक है। 9,39,000, ओ माय गॉड, कितना आ गया देखो, 9,39,869, ओ माय गॉड। क्या ये 10 लाख से कम है, इज लेस देन 10 लाख रुपीस। तो मेरा क्या एक केस सेटिस्फाइड हो गया, ओहो यस। तो therefore so तो यहां पर लिख सकते हैं क्या, प्रेजेंट वैल्यू एट 19% कितना है, ठीक है। यहां पर ऐसा लिखो, इफ आर 19% तो प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा है भैया, 9,39,869। इफ आर एक तो 17% ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लाना है। आर निकाल चुके हैं 10,10,381, ठीक है। तो देखो दिस इज लेस देन 10 लाख, this is less than 10 लाख, right, and this is greater than 10 लाख, right। तो both conditions are satisfied, ठीक है। ये हमारा मेन कंडीशन है, ठीक है। एक जो सेल वैल्यू होगा, 10 लाख क्यों ले रहे हैं, जो सेल वैल्यू होगा, ठीक है। एंड व्हाट इज 10 लाख, 10 लाख इज योर 10 लाख इज योर सेल वैल्यू, ठीक है सर। सर यहाँ पर हो रहा है कि रिकॉर्डिंग, सर आप इतना बात कर रहे हो, पता चला रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा है। हो रहा है भैया, हो रहा है, बहुत अच्छी बात है,
कितना मिनट हो गया सर, हमको मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। बस 1 घंटा 26 मिनट हुआ है और अभी हम लोग एक ही क्वेश्चन में लटके हैं। वाह, अरे भैया अच्छे से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही, कोई बात नहीं। चलो ये समझ में आ गया। हाँ, तो मेरे को 2 आर मिल गया। सर पहला 2 आर क्यों नहीं लिए सर? अरे पहला 2 आर में मेरा दोनों प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख से ज्यादा आ रहा था, जबकि मेरे को क्या चाहिए, एक ज्यादा और एक कम। तो उसमें से मैं एक ज्यादा ले लिया 17% और एक कम लेना था, तो मैं आर को और बढ़ा दिया ताकि मेरा प्रेजेंट वैल्यू कम आए। प्रेजेंट वैल्यू में जब 19% लिया तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू कम आ गया 10 लाख से। अब हो गया। अब क्या बनाओगे? टाइमलाइन बनाओ, कंपैरिजन करो। चलो भैया, अब देखो यहां पर आर मेरा जब 17% था तो आ रहा था 10,10,381। वाह, जब मेरा आर 19% हो गया तो ये कितना आ गया? कम आ गया, 9,39,869। बिल्कुल जी सर। तो मेरे को एग्जैक्ट आंसर चाहिए कि आर कितना परसेंट होगा कि इसका प्रेजेंट वैल्यू कितना आएगा, 10 लाख रुपए आएगा। ओहो, this is your present value and this is also your present value, and I want to know the present value of rupees. I want to know at what rate the present value would be 10 lakh rupees. Okay, मतलब कितने R में at what percentage of R the present value will be the 10 lakh rupees. ठीक है, present value मतलब R में कितना मानूंगा कि मेरा present value 10 लाख आएगा। तो कंपैरिजन करके इजीली निकाल लेंगे। आपको बताया था 2 तरीका है। ये कैसा करते हो सर? हटाओ इसको, काहे गुस्सा हो जाते हो बच्चों? अब बताओ मेरे को डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है भैया 10 और 69, 10,10,381, 70,512 का। ठीक है, यहां से यहां का डिफरेंस देखो, समझो ये मतलब ये किस तरीका है, मतलब कंपैरिजन करके आर निकालना। देखो जब रेट में डिफरेंस 2% का है, देखो पूरा आर 17% से लेकर टाइमलाइन 19% तक का टाइमलाइन बना है। 17% 19%, मतलब 17% से 19% के बीच का डिफरेंस कितना है? 2% का। ठीक है, लेकिन वहीं पर प्रेजेंट वैल्यू में डिफरेंस कितने का है? 70,000 का। मतलब अगर 2% का अगर प्रेजेंट वैल्यू में 2% का अगर डिफरेंस आया तुम्हारा रेट में, तो प्रेजेंट वैल्यू में डिफरेंस कितना आएगा? 70,000 का। वाह 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 वाह, ठीक है। तो मेरे को डिफरेंस चाहिए 17% से लेके यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है वहां, मतलब मैं यहां पर खड़ा हूं और मैं इधर जाना चाहता हूं। जब मैं इधर जाऊंगा भैया ये साइड, तो इसको बोला जाता है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। क्या बोला जाता है? फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। ठीक है भैया, आगे चलो, इसको सेव करो, नहीं तो पता चला सेव नहीं हुआ। चलो सेव हो गया। आगे तो यहां से यहां का डिफरेंस कितना था? 10 लाख। ये तो पता चल रहा है 10,381 का हो रहा है। ठीक है, अब देखो डिफरेंस इन रिजल्ट, डिफरेंस इन आर, क्योंकि मेरे को आर निकालना है ना भैया, तो इसलिए राइट साइड में आर लिखूंगा। आपको पता होगा जो चीज निकालना पड़ता है उसको हम लोग राइट साइड में लिखते हैं कंपैरिजन के लिए जी। अच्छा आ जाओ। देखो जब डिफरेंस में टोटल रिजल्ट में डिफरेंस 70,512 का आ रहा है, तो आर में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 2% का, 17 से 19। और अगर 1 का आया तो डिफरेंस कितने का आएगा? 2 डिवाइडेड बाय 70,512 का। अच्छा, अगर डिफरेंस आएगा कितने का? 10,000 कितने का था रे? 10,381। 10,381 का अगर डिफरेंस आया तो 2 डिवाइडेड बाय 70,512 इंटू 10,381 कितना आएगा? तो 2 इंटू 10,381 डिवाइडेड बाय 70,512, 0.294%। कितना आ रहा बच्चों? 0.2944%। ओके, 0.2944%। ओके,
तो ये आया, इतने का डिफरेंस आएगा। ओके, अब मेरे को बताओ, मैं जब खड़ा हूं 17% में तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू आया 10,10,10,000। वाह, तो 10,10,000 में खड़ा हूं, आर 17% है तो मेरा प्रेजेंट वैल्यू 10,10,000 है। अच्छा, तो और आपको पता है कि मेरे को थोड़ा सा आर बढ़ाना पड़ेगा तभी मेरा प्रेजेंट वैल्यू थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि आर बढ़ाने से प्रेजेंट वैल्यू कम आता है। ओके ओके ओके, तो मैं कितना आर बढ़ाऊंगा कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू 10 लाख आ जाएगा? तो इतना बढ़ाओगे हैं, हाँ। तो इसीलिए मेरा IRR क्या होगा? IRR इक्वल्स टू 17, मैं खड़ा था 17% में और मेरे को इतना और दूरी तय करना था 2944%। कितना हो जाएगा ये? 17.2944% इज द रियल आंसर। ओ माय गॉड, मतलब देखो फॉर्मूला मेथड में मेरा आंसर कितना आ रहा था? 16.10 और यहां पर आंसर कितना आ रहा है? 17.29। समझे? तो आंसर कितना है? 17.2944%। ठीक है बच्चों? जी सर। कोई डाउट है क्या? नहीं सर, कुछ डाउट नहीं है। ओके, तो ये था हमारा ऑल कैलकुलेशन। तो इसमें हमने लास्ट क्लास का जो कैलकुलेशन था उसको रिवाइज कर लिया। ठीक है सर, आप समझ में आ गया? अब समझे? मतलब अब इसका आंसर देखो, दो एक आंसर निकला। फॉर्मूला मेथड में 16.10 जो कि अप्रोक्सीमेट आंसर है, और ये भैया पूरा एक्यूरेट आंसर है। हाँ, एक्यूरेट पूरा। मतलब अगर आप प्रूफ करके दिखाऊं? चलो प्रूफ करके दिखाते हैं। अगर जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ा है, चलो प्रूफ करके देखते हैं। ईयर आउटफ्लो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट 17.2944%। फिर प्रेजेंट वैल्यू यहाँ 97,500 क्या कर दिया ये? आप प्रूफ करके देख लेना। 1 से 5 और ये होगा बस 5। आउटफ्लो, हाँ, आउटफ्लो में देखना, आउटफ्लो बोलने से यहाँ पर कितना आउटफ्लो हो रहा था? 15,31,538 और यहाँ कितना हो रहा था? 97,500। अच्छा, यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट वैल्यू आएगा ना बच्चों, वो 10 लाख आना चाहिए हैं। हाँ, अगर 10 लाख, इतना परसेंट पे 10 लाख आएगा, ये प्रूफ करके देखना है। चलो करके देख लेते हैं, एक बार कर रहे हैं तो कर ही देते हैं। चलो 1 डिवाइडेड बाय 1.172944, 1.172944। ओके, एम पे लाता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 1.172944 इक्वल्स टू m प्लस 1 2 3 4 5 MRC 3.1778। ये कितना आ रहा है? 3.1778। ठीक है, 5वें साल का निकालो। 1 डिवाइड 1.172944 0.8525 पहला साल का, 2 3 4 5 0.450 कितना हो रहा है? 0.4504 आ रहा है। ठीक है, 4 भी लिख देता हूँ। चलो अब बताओ, 97,500 इंटू 3.1778 करूँ, ये आएगा 3,09,836 कर देता हूँ। ठीक है, 15,31,538 इंटू पॉइंट, अरे 15,31,538 इंटू 0.4504, 689,689,804 कर दो। देखना ये अप्रॉक्स 10 लाख के पास आएगा। चलो करके देखते हैं। 3,09,836 689,805
देख लो 9,99,000, इसका रियल आंसर कितना आ रहा है? 9,99,641 रुपया आ रहा है। आ रहा है तो 10 लाख के आसपास है कि नहीं पूरा? हाँ सर आ गया। प्रूव हो गया? हाँ सर हो गया। तो समझे, हमको मेनली इसमें ये करना पड़ता है कि आर में कितना परसेंटेज लूंगा कि मेरा प्रेजेंट वैल्यू जितना क्वेश्चन में है उतना आ जाए। ओके चलो ठीक है, ये हो गया हमारा खत्म। ठीक है सर, बस अभी 1 घंटा 40 मिनट ही हुआ है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी सर आगे बढ़िए। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से कराना चाहता हूं। जी हाँ कराना चाहता हूं, एक क्वेश्चन कराना चाहता हूं। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो बच्चों, ये है आपका होमवर्क। लिखो क्वेश्चन लिखो। 12% डिवेंचर्स were issued, ये आपको करके लाना है। ओके सर, were issued at, बेटर को इसको होमवर्क ही दे दूं, कराने से फिर टाइम इधर वेस्ट होगा। ठीक है, ठीक है सर। अरे भैया 12% डिवेंचर्स were issued यही लिखते हैं एट 1,005 रुपया। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट, सर ये कौन सा नाम है? फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब इशू एक्सपेंसेस भैया 10% ऑन प्रोसीड्स, यहाँ बोल दिया है कि प्रोसीड्स पे लिखना है, मतलब इशू प्राइस पे चार्ज करना है। अच्छा, टैक्स रेट, टैक्स रेट कितना भैया? 30%। ओके, रिडम्पशन कितना है? का है इधर बार बार देखा, मैं इधर ही कर लेता हूं इसको। लिखो रिडम्पशन एट 15% प्रीमियम। ओके, प्रीमियम विच इज ड्यू आफ्टर, इज ड्यू आफ्टर, कब ड्यू होगा? 7 years। फाइंड केडी, केडी निकालो। क्वेश्चन बहुत इजी है, बोल रहा है कि 12% वाला डिवेंचर है जो कि आपने 1005 में इशू किया है। ठीक है, तो यहां पर भैया मान के चलना कि फेस वैल्यू कितना है भैया? फेस वैल्यू इक्वल्स टू 1,000 रुपया मान के चलना। ठीक है, ठीक है सर। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है सर, तो एक डिवेंचर जिसको आप 1005 में इशू कर रहे हो उसका फेस वैल्यू है 1,000 रुपया। जब आप 5 में इशू कर रहे हो तो आपका कॉस्ट भी लग जा रहा है, इशू एक्सपेंसेस लग जा रहा है। और इशू एक्सपेंसेस कितना लग रहा है भैया? इशू एक्सपेंसेस लग रहा है 10% ऑन प्रोसीड्स, मतलब 1,005 पे 10%। फिर टैक्स रेट भी दिया है। रिडम्पशन आप 15% प्रीमियम में करोगे, यहाँ पर अमाउंट नहीं बताया, तो प्रीमियम में करोगे मतलब कितना सर? रिडम्पशन जो करोगे आप 15% प्रीमियम में करोगे, तो सोच लो ना, सोच लो, मतलब अगर आप रिडम्पशन कर रहे हो 15% प्रीमियम में तो कितना होगा? आपको यही तो होमवर्क करके लाना है, लाना है, लाना है, लाना है, लाना है, लाना है 1,000 प्लस 15%। ठीक है, ठीक है, ये आपको करके लाना है। ओके, होमवर्क है ये आपका। आगे चले? जी सर आगे चलिए।
चलो आगे कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। मैं भी इसको हटाता हूँ यहाँ से। ये तो होमवर्क दे दिया आपको, मैं लिख लेता हूँ भैया होमवर्क दिया, बोल नहीं तो पता चला कि मिक्सअप हो गया है। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं क्या करूँ। चलो ये तो हो गया, अब क्या पढ़ना है, अब आगे देखते हैं कि आप आगे क्या है पढ़ना। चलो टाइम कितना हुआ है, 1 घंटा 45 मिनट हुआ है। तो बेटर होगा कि हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, होमवर्क नहीं करते, क्योंकि जो नया कंसेप्ट पढ़ाऊंगा उसमें भी सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, चलो ये होमवर्क ले लो, अभी नया कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है सर, बहुत कंफ्यूज रहते हो। ठीक है, अब चलो नया कंसेप्ट, और दिस इज आवर, अगर आपको याद होगा, चलो निकालता हूँ वाला चीज कहाँ गया। अब देखो ये इसमें देखो, हम ये पढ़ चुके, इरेडीमेबल डेट पढ़ चुके हैं। ठीक है, टिक कर दिया था। रिडम्पशन वाला केस फॉर्मूला मेथड भी पढ़ दिया, आईआरआर मेथड भी पढ़ लिए। तो बचा कौन सा, कॉस्ट ऑफ डेट में सिर्फ और सिर्फ बचा है रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट्स, और यही पढ़ेंगे। ओके, ये पढ़ने के बाद कॉस्ट ऑफ डेट खत्म, बच्चे खत्म। ओके सर, चलो पढ़ाई तो इसको खत्म कर दो, काहे इसको रखोगे। चलो मेरे बच्चों, आई होप आप लोग को सबको समझ में आ रहा होगा मेरे बच्चे। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़िए। चलो मेरे बच्चों, चलो 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 मेरे लालो, चलो लिखो कंसेप्ट नंबर। अब ये कौन सा केस करा रहा था मैं, क्या लिखा रहा था नहीं मालूम। पहले किया इरेडीमेबल, फिर रेडीमेबल, लिख दो केस 2, लिख दो। ये बी का केस 2 बोल सकते हैं, क्योंकि ए हो गया था, बी का 2 केस था। केस 1 था जब लंपसम में होगा, और ये था जब आपका क्या होगा, इंस्टॉलमेंट्स में होगा। चलो लिखो, इसमें क्या लिखोगे, व्हेन डिवेंचर्स आर redeemable, when debentures are redeemed in installments। ठीक है भैया, जब इंस्टॉलमेंट्स में डिवेंचर्स का रिडम्पशन होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, जो पढ़ दिए हैं वही होगा भैया, जो पढ़ लिए हैं वही होगा। लिखो, इन दिस सिचुएशन डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड can't be applied। ठीक है, इस सिचुएशन में भैया, इस सिचुएशन में डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, केडी will be calculated only by IRR method और ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है, बस जो हम लोग सीख चुके हैं वही बस इसमें कर रहा है, मतलब फर्स्ट फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। तो यहां पर इंटरेस्टिंग केस आता है क्या, क्योंकि देखो यहां पर मैं जो आर, वहां पर जो मैं आर गैस कर रहा था, वो मैं फॉर्मूला मेथड में जो आंसर निकाल रहा था उसी को गैस कर ले रहा था, वाह। लेकिन इसमें मेरे को गैस करने में थोड़ा दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन दो सर, करेंगे। लिखो क्वेश्चन, चलो लिखो एग्जाम्पल, दिस इज आवर एग्जाम्पल। लिखो एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिवेंचर्स
एक्स लिमिटेड क्या कर रहा है भैया, 10,000 12% वाला डिवेंचर्स ऑफ 100 इच एट 10% प्रीमियम। क्या है सर इसका मतलब बोल रही है कंपनी जो है एक्स लिमिटेड वो 10,000 डिवेंचर इशू की, ठीक है, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%, मतलब उस पर इंटरेस्ट जो कंपनी पे करेगी वो 12% के हिसाब से पे करेगी। एक डिवेंचर का रेट है 100 रुपया, और 100 रुपया के डिवेंचर को कंपनी कितने में इशू कर रही है, 10% प्रीमियम में, मतलब 100 का 110 में इशू कर रही है। वाह मेरे बच्चे वाह, क्या बात है, ग्रेट। आगे सर, इशू एक्सपेंसेस है आपका, इशू एक्सपेंसेस इक्वल्स टू 1,50,000, ठीक है। These debentures are redeemed at par in 5 equal annual installments। वाह, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ये डिवेंचर जो रिडीम होगा वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में रिडीम होगा, इकट्ठा पैसा आप नहीं दे रहे हो हैं। पहले वाले केस में आप हर साल पैसा दे रहे थे इंटरेस्ट का, लेकिन चुका रहे थे पूरा लास्ट साल में सारा का सारा पैसा। यहां पर सारा का सारा पैसा एक साथ नहीं चुका रहे हो, टुकड़े टुकड़े में चुका रहे हो, ठीक है। कैलकुलेट केडी, कैलकुलेट केडी इफ टैक्स इक्वल्स टू 30%, ठीक है। ये तो हो गया भैया पहला क्वेश्चन, लेकिन इसमें मैं आपको और एक क्वेश्चन पूछ लूंगा। क्या पूछूं, क्या इसमें, चलो ये है क्वेश्चन। अब यहां पर देखो बोल रहा है, ये हम लोग कौन सा केस पढ़ रहे हैं, जब आप रिडेम्पशन किस में करोगे, इंस्टॉलमेंट में करोगे। पहला वाला केस पढ़ चुके, तो मेरे को बताओ बच्चे, क्वेश्चन देखो, 10,000 डिवेंचर है, 12% वाला, एक डिवेंचर का रेट कितना है, 100 रुपया। कंपनी कितना में इशू कर रही है, 10% प्रीमियम है, मतलब 100 का 110 में इशू कर रही है, ठीक है। इशू एक्सपेंसेस है 1.5 लाख रुपया, मतलब टोटल कितना रुपया खर्चा हो गया इशू करने में, 1.5 लाख रुपया कंपनी का। तो कंपनी के हाथ में 1.5 लाख माइनस होने के बाद आया रहेगा, बिल्कुल आया रहेगा सर। उसके बाद कंपनी जो पैसा रिडीम करेगी वो कितने रिडीम करेगी, पार में कि प्रीमियम में, भैया पार में करेगी, लिख दिया है, मतलब 10 लाख रुपया को 10 लाख में रिडीम करेगी, और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। अच्छा, मतलब 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। मतलब जितना वापस करना है उसको 5 से डिवाइड कर देना है, जितना अमाउंट आएगा उसको हर इंस्टॉलमेंट में देना है, ठीक है। टैक्स रेट है 30%। चलो करते हैं, ये तो है एक क्वेश्चन 1, इसको बना देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन 2 ये है, कैलकुलेट इफ रिडम्पशन, पहला वाला क्वेश्चन, इफ रिडम्पशंस आर मेड एट वंस, अगर एक बार में ही रिडम्पशन होता, ठीक है, आफ्टर 5 years, एट वंस आफ्टर 5 years, ठीक है, एंड टी इक्वल्स टू 30%। तो ये आपका आ गया भैया पहले वाला केस। कौन सा केस आ गया, जो अभी हम लोग किए हैं, फॉर्मूला मेथड वाला, क्योंकि इसमें रिडम्पशन वैल्यू, रिडम्पशन बोल रहा है एक बार में होगा, और कितना रिडीम करना है, पार में प्रीमियम नहीं दिया है तो हमेशा पार मानेंगे, ठीक है। तो रिडम्पशन करना है पार में, ओके। यहां पर एक बार में रिडीम, यहां पर देखो क्वेश्चन में लिख रहा है एट वंस, लिख रहा है, क्या लिख रहा है, एट वंस, मतलब एक बार में रिडीम कर रहे हो। अच्छा जी हाँ, लेकिन यहां पर देखो क्या बोल रहा है, रिडीम इन पर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में।
ठीक है। आप यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इक्वल इनवल इंस्टॉलमेंट्स में। तो हम लोग केस 1 करेंगे और केस 2 दिस इज योर होमवर्क, आपको खुद करके लाना है, ठीक है।